11,333 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। जरा सोचकर देखिए, साल 2024 के सिर्फ पहले 9 महीनों में देश में लोगों ने ऑनलाइन स्कैम्स में अपना इतना पैसा गंवा दिया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की खून पसीने की गाढ़े कमाई है, जो एक ऐसे डिजिटल जाल में फंस गई जो दिखने में बिल्कुल असली लगता था। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं, क्योंकि ये खतरनाक डिजिटल खतरा इस वक्त सीधे लोगों के स्मार्टफोन्स में बैठा है। आज के इस खास एनालिसिस में हम उस टॉपिक को डिकोड करेंगे जिसने पूरे देश में सच में तहलका मचा रखा है, डिजिटल लोन फ्रॉड, या कहें तो फेक लोन ऐप्स की महामारी। कुछ बहुत ही अहम रिपोर्ट्स और सोर्स मटेरियल के बेसिस पर हम इस बेहद पेचीदा और खतरनाक स्कैम को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि आखिर ये धोखेबाज ऑपरेट कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी बात, इस डिजिटल जाल से कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम जिन चीजों पर बात करने वाले हैं उनका रोड मैप कुछ ऐसा है। पहला, डिजिटल लोन का जाल। दूसरा, ब्लैकमेल का तरीका। तीसरा, डेटा डिलीट करने का भ्रम। चौथा, रेगुलेटर्स का पलटवार। और आखिर में अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। डिजिटल लोन का जाल, यानी इस स्कैम की शुरुआत आखिर होती कैसे है। इस पूरे स्कैम की शुरुआत बड़ी ही मासूमियत से होती है। इंटरनेट पर एक ऐड दिखता है, 0 डॉक्यूमेंट्स और इंस्टेंट अप्रूवल वाले लोन का। जैसे ही कोई इस ऐप को इंस्टॉल करता है तो वो ऐप तुरंत कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और मैसेजेस का एक्सेस मांगने लगती है। और सच कहें तो जल्दी में लोग बिना सोचे समझे अलाउ पर क्लिक कर भी देते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए किसी को 5,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, लेकिन उसके अकाउंट में आते हैं सिर्फ 3,000 रुपए। बाकी का पैसा वो प्रोसेसिंग फीस के नाम पर हवा हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। इतना भारी भरकम ब्याज और लेट फीस लगा दी जाती है कि वो 5,000 का छोटा सा लोन देखते ही देखते कुछ ही दिनों में 20,000 रुपए का बन जाता है। अगर हम अथॉरिटीज और साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने ऐसी कई ऐप्स को फ्लैग किया है। नाम सुनिए, क्रेडिट पायलट, लक्ष्मी लोन, रुपी क्लाइंब, इंस्टा लोन और फास्ट कैश। ये ऐप्स आमतौर पर सिर्फ 7 दिनों के लिए 1,000 से 3,000 रुपए तक के बहुत ही छोटे लोन देती हैं। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? पुलिस से बचने के लिए ये ऑपरेशंस रातों रात अपना नाम और ब्रांडिंग पूरी तरह बदल लेते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ब्लैकमेल का तरीका, या यूं कहें कि जब रिकवरी सीधे सीधे एक अपराध बन जाती है। अगर हम असली और नकली लोन ऐप्स को कंपेयर करें तो उनके बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक जेन्युइन लेंडिंग ऐप हमेशा आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी होती है। उनकी शर्तें एकदम क्लियर होती हैं, वो फ़ोन की बहुत ही लिमिटेड परमिशंस मांगते हैं और उनका रिकवरी का तरीका पूरी तरह से प्रोफेशनल होता है। लेकिन अगर हम इन फेक ऐप्स की बात करें तो इनकी कोई अता-पता या असली कंपनी डिटेल नहीं होती। ये फ़ोन का पूरा एक्सेस हथिया लेते हैं और रिकवरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धमकियां और ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं। जब कोई इंसान 7 दिन के अंदर वो छोटा सा लोन नहीं चुका पाता तो ये स्कैमर्स मानसिक प्रताड़ना की सारी हदें पार कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि पीड़ित की नॉर्मल तस्वीरों को उठाते हैं और एआई का इस्तेमाल करके उन्हें अश्लील तस्वीरों में मॉर्फ कर देते हैं। फिर शुरू होता है व्हाट्सएप पर शेम ग्रुप्स बनाने का गंदा खेल, जिसमें पीड़ित के परिवार वालों, दोस्तों और ऑफिस के लोगों को जोड़कर उन मॉर्फ्ड तस्वीरों को भेजा जाता है। ये पूरी तरह से एक सोची समझी और सिस्टेमिक प्रताड़ना है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें फंसने वाले की कोई गलती नहीं है, यह विशुद्ध रूप से एक अपराध है। लेकिन एक बहुत ही राहत की बात है, कानून पूरी तरह से पीड़ितों के पक्ष में है। ये स्कैमर्स जो हरकतें कर रहे हैं ना, वो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 503 और 509 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन और गरिमा का अपमान है। इसके अलावा आईटी एक्ट के सेक्शन 66E और 67 के तहत ये प्राइवेसी के गंभीर उल्लंघन और अश्लील सामग्री फैलाने के दायरे में आता है। तो इसका मतलब ये है कि पीड़ितों को डरने या इस टॉर्चर को चुपचाप सहने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कानून उन्हें पूरी कानूनी ढाल देता है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डेटा डिलीट करने का भ्रम। यहाँ एक दूसरे स्कैम से सावधान होने की बहुत जरूरत है। होता क्या है कि जब लोग बुरी तरह दहशत में आ जाते हैं तो वो सीधा इंटरनेट या यूट्यूब पर एक ही सवाल सर्च करते हैं, लोन ऐप से अपना डेटा कैसे डिलीट कराएं। और ठीक इसी पॉइंट पर कुछ खुद को डिजिटल एक्सपर्ट या हैकर बताने वाले लोग मसीहा बनकर सामने आते हैं।
वो दावा करते हैं कि 3,000 या 4,000 रुपए दे दो और वो ऐप के सर्वर से सारा का सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि एक बार अगर डेटा किसी स्कैमर की हार्ड ड्राइव में कॉपी हो गया तो उसे वहां से रिमोटली डिलीट करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। जरा सोचिए, जब वो हार्ड ड्राइव किसी सिस्टम या इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है तो कोई भी उसे दुनिया के दूसरे कोने से कैसे डिलीट कर सकता है? ये पूरी तरह से एक सफेद झूठ है। इसलिए जो भी व्यक्ति डेटा डिलीट करने का दावा करके पैसे मांग रहा है वो असल में उन डरे हुए लोगों को दूसरी बार लूट रहा है। वो भी एक स्कैमर है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, रेगुलेटर्स का पलटवार। आखिर इन सिस्टेमिक सॉल्यूशंस का क्या असर हो रहा है? इस बढ़ते खतरे को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपने 2025 के डिजिटल लेंडिंग निर्देशों के जरिए एक बहुत ही सख्त लाइन खींच दी है। ये नए रूल्स खास तौर पर इस पूरे लेंडिंग इकोसिस्टम की सफाई करने के लिए बनाए गए हैं। ये गाइडलाइंस बहुत ही क्लियर कट हैं। अब हर लोन के साथ एक की फैक्ट स्टेटमेंट या KFS देना मैंडेटरी हो गया है, जिसमें सारी फीस एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, लोन का पैसा सीधे बैंक खाते में ही जाएगा, किसी थर्ड पार्टी अकाउंट में नहीं। साथ ही बिना किसी पेनाल्टी के एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी दिया जाएगा। और हाँ, ग्राहकों का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर मौजूद सर्वर्स पर ही स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी की लिमिट भी 5% पर कैप कर दी गई है। ये सारे कदम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उठाए गए हैं। और सिर्फ आरबीआई नहीं, बल्कि बड़ी टेक कंपनियां भी अब मैदान में आ गई हैं। गूगल ने अपनी प्ले स्टोर पॉलिसी में बड़ा अपडेट किया है, जो 31 मई से लागू हो चुका है। इसने पर्सनल लोन ऐप्स पर बहुत कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। अब कोई भी लोन ऐप फोन के एक्सटर्नल स्टोरेज, फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स या प्रिसाइज लोकेशन का एक्सेस मांग ही नहीं सकता। साथ ही भारत में जो भी लोन ऐप्स पब्लिश होंगी, उन्हें अपना आरबीआई लाइसेंस सबमिट करना एकदम कंपलसरी कर दिया गया है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और सबसे अहम हिस्से पर, अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड, यानी अपना कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। अगर कोई इस जाल में फंस गया है तो खुद को बचाने के लिए कुछ बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स हैं जो तुरंत लेने चाहिए। पहला काम, ब्लैकमेलर्स से बिल्कुल बहस मत कीजिए। अननोन नंबर्स को तुरंत ब्लॉक और म्यूट कर दीजिए। दूसरा, कुछ भी डिलीट करने से पहले धमकियां, चैट्स और मॉफ्ड इमेजेस के स्क्रीनशॉट्स लेकर सेव कर लें। ये बहुत अहम डिजिटल सबूत हैं। तीसरा, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को एक अलर्ट मैसेज भेज दें कि आपका फ़ोन हैक हो गया है और वो फर्जी मैसेजेस को इग्नोर करें। चौथा स्टेप, ऐप की सारी परमिशंस हटाएं, उसे अनइंस्टॉल करें और बेस्ट रहेगा कि फ़ोन का बैकअप लेकर उसे पूरी तरह से फैक्ट्री रीसेट कर दें। और सबसे ज़रूरी बात, अगले 10 से 15 दिनों तक स्कैम कॉल्स को पूरी तरह इग्नोर करें। जब उन्हें दूसरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलता है तो वो खुद ब खुद हार मानकर पीछे हट जाते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात, शिकायत सही प्लेटफॉर्म पर करना बहुत मायने रखता है। अगर गाली गलौज, धमकियां या फोटो मॉर्फिंग हो रही है तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि ये क्रिमिनल हरासमेंट है। इसके लिए बिना वक्त बर्बाद किए 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेंट फाइल करें। लेकिन अगर कोई ऐप खुद को बैंक या NBFC बताकर गलत तरीके से ब्याज वसूल रही है तो उसकी रिपोर्ट सीधे आरबीआई के सचेत पोर्टल पर की जानी चाहिए। सही प्लेटफॉर्म पर की गई शिकायत ही सही और तेज समाधान दिला सकती है। तो इस पूरी एनालिसिस के आखिर में एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे ये डिजिटल लेंडिंग स्पेस आगे बढ़ रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी और रेगुलेशंस मिलकर हम सबको पूरी तरह सुरक्षित रख पाएंगे, या फिर ये स्कैमर्स लोगों को फंसाने के लिए कोई और नया, ज्यादा चालाक जाल बुन लेंगे? इनोवेशन और सिक्योरिटी के बीच चल रही ये जंग अभी बहुत लंबी है और ये हम सभी के लिए सोचने का एक बड़ा विषय है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और इस डिजिटल दुनिया में पूरी तरह सुरक्षित रहिए।